नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रोफेसर नागनाथ बाळासाहेब चाटे आपलं सहर्ष स्वागत करतो आजच्या या मेजरमेंटच्या चौथ्या लेक्चरमध्ये. विद्यार्थी मित्रांनो, आपण मागच्या लेक्चरमध्ये टाइप्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिले, बरोबर. त्यामध्ये आपण 3 टाइपचे इन्स्ट्रुमेंट्स पाहिले. फर्स्ट टाइप आहे त्यामधला एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स. फर्स्ट टाइप देखे थे हमने एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट. उसमें हमने व्हाट इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट एंड व्हाट इज सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट देखे थे. उसके बाद सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के 3 टाइप्स देखे थे हमने. फर्स्ट टाइप था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, सेकंड टाइप था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट एंड थर्ड टाइप था इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट. क्लियर है? इसका एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट क्लास में देखे थे. सेकंड टाइप देखा था हमने एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट इज मीन बाय एनालॉग एंड व्हाट इज मीन बाय डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स. एंड थर्ड टाइप देखे थे हमने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स. इसमें 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है. एक है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरे हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स. बाद में हमने कंपैरिजन देखा था एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स का, और बाद में एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का कंपैरिजन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ विल सी इन टुडेज लेक्चर एरर. व्हाट इज मीन बाय एरर. तो एरर की डेफिनेशन आपको यहाँ पे दिख रही है. So error in the instrument is defined as the deviation of the true value from the desired value. Error का definition ऐसा है. error जो है वो होता है इंस्ट्रूमेंट में, वो error को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, it is the deviation of true value from the desired value. यानी जो true value और desired value का जो deviation है उसको बोलते हैं error. ठीक है. डेविएशन यानी यहाँ पे डिफरेंस लेना है. इट इज द डेविएशन ऑफ ट्रू वैल्यू फ्रॉम द डिजायर्ड वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एज एरर इन द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अभी व्हाट इज मीन बाय ट्रू वैल्यू हियर. ट्रू वैल्यू का डेफिनेशन नेक्स्ट पॉइंट में दिया है. द ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज. यानी ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट, जो क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं उसकी ट्रू वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन. इट इज द एवरेज ऑफ एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज. ये एवरेज होता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज का. व्हेन द एवरेज डेविएशन ड्यू टू वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर टेंड्स टू 0. ये मेजर नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज का एवरेज होता है. कब होता है लेकिन? when the average deviation due to various contributing factors tends to 0. जो भी एवरेज डेविएशन रहेगा due to the various contributing factors tends to 0. जब एवरेज डेविएशन ड्यू टू वेरियस कंट्रीब्यूटिंग टेंड्स टू 0 रहेगा, तब जो भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यूज है उनका जो एवरेज है उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. समझ में है डेफिनेशन. तो ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो? ट्रू वैल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट म्हणजे एक एव्हरेज आहे. कशाचं एव्हरेज आहे? इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड व्हॅल्यूचं एव्हरेज आहे. जेव्हा एव्हरेज डेविएशन हे व्हेरियस कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर्स मुळे जर 0 झालं, तर तेव्हा आपण जे इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड व्हॅल्यूचं जे एव्हरेज घेतो त्याला म्हणतो आपण ट्रू व्हॅल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. ही ट्रू व्हॅल्यूची सिंपल डेफिनेशन आहे. क्लिअर. ही कंडिशन लक्षात ठेवा फक्त इथं की एव्हरेज डेविएशन ड्यू टू वेरियस कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर्स टेंड्स टू 0. एव्हरेज डेविएशन जेव्हा वेरियस कॉन्ट्रीब्युटिंग फॅक्टर्स मुळे 0 होतं तेव्हा आपल्याला ज्या इन्फाइनाइट नंबर ऑफ मेजर्ड व्हॅल्यूचं जे एव्हरेज घ्यायचंय त्याला आपण म्हणतो ट्रू व्हॅल्यू. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, दिस इज एन आइडियल सिचुएशन. लेकिन ये सिचुएशन अपनी आइडियल है क्योंकि एवरेज डेविएशन ड्यू टू वेरियस कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कभी भी 0 नहीं रहेगा अपना. ठीक है. दिस इज एन आइडियल सिचुएशन एंड इट इज इम्पॉसिबल टू नो द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. ये आइडियल सिचुएशन है और हमें ट्रू वैल्यू जो है क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट की वो हमें इम्पॉसिबल होती है मालूम करने के लिए. ट्रू वैल्यू हम कौन से भी क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट की नहीं मेजर कर सकते हैं. क्लियर है. तर ही आयडियल सिच्युएशन आहे, लक्षात घ्या विद्यार्थी मित्रांनो.
आणि ट्रू व्हॅल्यू ऑफ क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट ही इम्पॉसिबल आहे आपल्याला माहिती करण्यासाठी. हेन्स इट इज बेटर टू यूज एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू रादर दॅन द ट्रू व्हॅल्यू. त्यामुळं आपण एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ट्रू वैल्यू पेक्षा यूज करना बेटर है अपने साठी. ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू यूज करना है ट्रू वैल्यू के बजाय. वो बेटर रहेगा अपने लिए, क्योंकि ट्रू वैल्यू हमें मेजर करना कोई से भी क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट की वो इम्पॉसिबल है. क्लियर है. और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, एरर में बी एक्सप्रेस्ड आइदर एज एब्सोल्यूट और अ परसेंटेज ऑफ एरर. एरर हम एक तो एब्सोल्यूट एरर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर उसको एज अ परसेंटेज ऑफ एरर में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट दिया है, एब्सोल्यूट एरर का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है. ठीक है, एब्सोल्यूट एरर में बी डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. एब्सोल्यूट एरर को डिफाइन कर सकते हैं हम ऐसा, डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल. ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. ये दोनों में का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. क्लियर आहे. एब्सोल्यूट एररची डेफिनेशन अशी आहे, हा डिफरन्स आहे, कशामधला डिफरन्स आहे, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल, जी काही एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आहे व्हेरिएबल मधली, आणि जी मेजर्ड व्हॅल्यू आहे क्वांटिटी अंडर मेजरमेंटची, त्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे त्याला म्हणतो आपण एब्सोल्यूट एरर. ठीक आहे, तर ही सिंपल डेफिनेशन आहे एब्सोल्यूट एररची. नाउ लेट हियर we'll consider ER is the absolute error, XT is the true value or expected value, and XM is the measured value. Therefore formula काय लिहिता येईल आपल्याला, percentage of absolute error ER is equal to, ठीक आहे, इथे सिम्बॉल व्यवस्थित लक्षात घ्या. सिम्बॉलचा मीनिंग, ER म्हणजे absolute error आहे, XT म्हणजे आपली ट्रू व्हॅल्यू आहे किंवा एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू आहे, आणि XM म्हणजे आपलं मेजर्ड व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे, त्यामुळं ER ऍब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू, आपण काय म्हणतो, वरती डेफिनेशन ऍब्सोल्यूट एररची सांगितली मी तुम्हाला, डिफरन्स बिटवीन द एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू ऑफ व्हेरिएबल अँड दी मेजर्ड व्हॅल्यू ऑफ दी क्वांटिटी अंडर मेजरमेंट. एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू काय आपली XT, म्हणून ER इज इक्वल टू आपल्याला XT लिहिता येईल, मायनस, डिफरन्स साठी मायनस घ्यायचंय, आणि मेजर्ड व्हॅल्यू आहे आपली XM, म्हणून ER चा फॉर्म्युला झाला आपला XT मायनस XM. Therefore percentage of error ER, absolute error ER is equal to absolute error divided by true value म्हणू शकतो आपण into 100. So percentage error is equal to, लिहिता येईल आपल्याला XT minus XM. absolute error चा फॉर्म्युला आहे आपल्याकडे XT minus XM, आणि ट्रू व्हॅल्यू आपण XT ने डिनोट केलेली, त्यामुळे पर्सेंटेज ऑफ एरर चा फॉर्म्युला असेल आपला XT minus XM divided by XT into 100. क्लियर आहे. हा सिंपल फॉर्म्युला लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. कधी कधी 2-2 मार्कासाठी याच्यावरचे एग्जाम्पल्स तुम्हाला मेन एग्जाम मध्ये विचारले जाऊ शकतात. ठीक है, तो ये आपको फाइनल फॉर्मूला ध्यान में रखना है, समझ में आ सबको. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल सी दैट इज टाइप्स ऑफ एरर. हमें टाइप्स देखना है अभी एरर्स के. सो फर्स्ट एरर का टाइप है स्टैटिक एरर. ठीक है, स्टैटिक. सो उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, द नंबर ऑफ the numerical difference between the true value of quantity, the numerical difference between the true value of the quantity and its value as obtained by measurement. ये एक न्यूमेरिकल डिफरेंस है. स्टैटिक एरर यानी कि ये एक न्यूमेरिकल डिफरेंस है. किसमें का न्यूमेरिकल डिफरेंस है, बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू, बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड इट्स वैल्यू एज ऑब्टेन्ड बाय द मेजरमेंट. यानी ये एक न्यूमेरिकल डिफरेंस है उस वो क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू में क्या, और जो हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं उसकी व्हॅल्यू में का ये डिफरन्स आहे, उसको बोलते हैं स्टॅटिक एरर. स्टॅटिक एरर म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, हा डिफरन्स आहे, कशामधला डिफरन्स आहे, जी क्वांटिटी आहे आपल्याला त्या क्वांटिटीच्या ट्रू व्हॅल्यू आणि जी व्हॅल्यू मेजर केलेली आपण त्या दोघांमधला डिफरन्स म्हणजे आपली स्टॅटिक एरर असणार. ठीक आहे. नाउ नेक्स्ट टाइप इज द ग्रॉस एरर्स. ग्रॉस एरर म्हणजे काय, so these are errors due to the human mistakes. हे जे एरर्स होत असतात इन्स्ट्रुमेंट मध्ये
हे ह्युमन मिस्टेक्समुळे होत असतात. ठीक आहे, तर ह्युमन मिस्टेक्समुळे एरर होतात म्हणून त्याला नाव दिलेलं आहे क्रॉस एरर्स. मग काय काय मिस्टेक्स होऊ शकतात माणसाकडनं, त्यामध्ये इथं दिलेले आहे सच ॲज केअरलेस रिडिंग. जर केअरलेसली रिडिंग घेतली आपण तर एरर होऊ शकतो. देन मिस्टेक्स इन ऑब्झर्वेशन्स, ऑब्झर्वेशन जर आपण मिस्टेक केली ऑब्झर्वेशन मध्ये तर क्रॉस एरर होऊ शकतो. देन इनकरेक्ट ऍप्लिकेशन ऑफ अ करेक्शन, जे इनकरेक्ट ऍप्लिकेशन जर आपण घेतलं करेक्शनचं तरी सुद्धा एरर होऊ शकतो. देन इम्प्रॉपर ऍप्लिकेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स, आपण जर इन्स्ट्रुमेंटचं इम्प्रॉपर ऍप्लिकेशन जर घेतलं तरी सुद्धा एरर होऊ शकतो. आणि शेवटी कम्प्युटेशनल एरर्स. तर हे सगळ्या टाईपचे जे एरर्स होतात हे ह्युमन मिस्टेक्समुळे होतात. आणि त्यामुळं जे एरर ह्यूमन मिस्टेक्समुळे होतात त्याला अपन ग्रॉस एरर्स म्हणतो. ठीक है, समझ में आया विद स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि ये एरर्स, क्रॉस एरर्स क्यों होते हैं? ये ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होते हैं. तो ह्यूमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं अपने? केयरलेस हो सकता है रीडिंग में, या फिर मिस्टेक्स इन ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में मिस्टेक्स हो सकते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद इनकरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ करेक्शन, इनकरेक्ट एप्लीकेशन अगर हो गया करेक्शन का तो भी एरर हो सकता है. इम्प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिया हमने तो भी एरर हो सकता है. या फिर कंप्यूटेशनल एरर्स जो होते हैं ये सारे एरर्स ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक्स होते हैं, उसकी वजह से उनको नाम दिया गया है ग्रॉस एरर्स. क्लियर है? सेकंड टाइप हो गया ये. थर्ड टाइप है उसमें का सिस्टमैटिक एरर्स. Now what is mean by systematic error? Systematic error के तीन टाइप्स हैं यहाँ पे. उसमें फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर्स म्हणजे काय? इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर दी एरर्स इनहेरंट इन मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स. इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जे आहेत ते एरर्स जे आहेत आपले इनहेरंट आहेत मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट मध्ये, इनहेरंट आहेत बिकॉज ऑफ देअर मेकॅनिकल स्ट्रक्चर. कारण त्याच्या मेकॅनिकल स्ट्रक्चरमुळे ते मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट मध्ये इनहेरंट आहेत. सच ॲज, मग मेकॅनिकल स्ट्रक्चर काय काय असेल आपल्या इंस्ट्रुमेंट मध्ये? सच ॲज फ्रिक्शन इन बिअरिंग्स ऑफ व्हेरियस मुव्हिंग कॉम्पोनंट्स, जे काही फ्रिक्शन आहे बिअरिंग मधलं व्हेरियस मुव्हिंग कॉम्पोनंट्स मधलं, किंवा इरेग्युलर स्प्रिंग टेन्शन जे आहे. ठीक आहे, तर हे जे मेकॅनिकल स्ट्रक्चर आहे त्याच्यामध्ये मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट मध्ये इनहेरंट आहे. त्यामुळं अशा जे एरर्स असतात त्याला म्हणतो आपण इंस्ट्रूमेंटल एरर. ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर दी एरर्स इनहेरेंट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ये इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होते हैं? ये एरर्स होते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में इनहेरेंट की वजह से बिकॉज ऑफ देयर मैकेनिकल स्ट्रक्चर. और मैकेनिकल स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है अपना? फ्रिक्शन इन बियरिंग्स ऑफ वेरियस मूविंग कंपोनेंट्स आता है. ठीक है, अपने को मालूम है फ्रिक्शन होता है बियरिंग में वेरियस मूविंग कंपोनेंट्स में. तो ये मैकेनिकल स्ट्रक्चर आ गया अपना इंस्ट्रूमेंट में. सेकंड आएगा आपका इरेगुलर स्प्रिंग टेंशन. अगर स्प्रिंग का टेंशन इरेगुलर है तो ये भी मैकेनिकल स्ट्रक्चर आ गया. तो इन सारे मैकेनिकल स्ट्रक्चर में इनहेरेंट होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, तो ऐसे एरर्स को बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर्स. उसमें तीन टाइप्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर के. इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, सेकंड है इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एंड थर्ड है लोडिंग इफेक्ट. ठीक है, तो इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट क्या है? इंस्ट्रूमेंट में रीड टू लो और टू हाई. आपका इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? अगर ये इंस्ट्रूमेंट इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ये एरर हो गया आपके इंस्ट्रूमेंट में, तो आपका इंस्ट्रूमेंट एक तो वैल्यू रीड करते वक्त एक तो बहुत हाई वैल्यू रीड करेगा या फिर बहुत लो वैल्यू रीड करेगा. ठीक है, इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हा जर एरर आपल्या इंस्ट्रूमेंट मध्ये झाला विद्यार्थी मित्रांनो, तर आपलं इंस्ट्रूमेंट हे एकतर हाय व्हॅल्यू रीड करेल किंवा लो व्हॅल्यू रीड करेल. ठीक आहे, सेकंड एरर आहे त्यामधला की इंस्ट्रुमेंटल एरर मधला सेकंड टाइप आहे इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट. आपण जर इम्प्रॉपर यूज जर केला इंस्ट्रूमेंटचा तरी सुद्धा तिथं एरर होऊ शकतो. त्यामध्ये काय दिलंय मग पहा, इम्प्रॉपर हँडलिंग. जर आपण इम्प्रॉपर हँडलिंग जर केली इंस्ट्रूमेंटची तर तरी सुद्धा इंस्ट्रूमेंट मध्ये एरर होऊ शकतो. त्याला आपण इंस्ट्रूमेंटल एरर असं नाव दिलेलं. ठीक आहे, म्हणूनच इथं नाव दिलं इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्हणजे ज्याच्यामध्ये इम्प्रॉपर हँडलिंग आली. ठीक आहे, त्याचे एक्झाम्पल्स काय असतील मग? आपले ओव्हरलोडिंग आहे. ठीक आहे,
म्हणजे आपण जे इक्विपमेंट आहे त्या इक्विपमेंटला जेवढं व्होल्टेज किंवा करंट लागतोय त्याच्यापेक्षा आपण जास्त त्याला व्होल्टेज जर दिलं तर ते ओव्हरलोड झालं त्याला, ठीक आहे, ओव्हर हिटिंग झालं. आता ज्या रेटिंग पेक्षा जर जास्त व्होल्टेज दिलं तर काय होईल, आपलं हे इक्विपमेंट ओव्हर हिट होईल, त्यामुळे ओव्हर हिटिंग आलं. देन फेल्युअर टू ऍडजस्ट 0, त्या पॉइंट इन्स्ट्रुमेंटचा जो पॉइंटर आहे तो 0 वरती ऍडजस्टच होत नाहीये, फेल्युअर होतोय ऍडजस्ट होण्यासाठी. तर हा सुद्धा इम्प्रॉपर हँडलिंग मुळे होऊ शकतं, ठीक आहे. देन यूज ऑफ हाय रेजिस्टन्स लीड्स, आपण जर हाय रेजिस्टन्स लीड जर यूज केल्या तरी सुद्धा आपला एरर होऊ शकतो इन्स्ट्रुमेंट मध्ये. तर हे सगळे एरर्स असतात इम्प्रॉपर हैंडलिंग मुळे, ठीक है, समझ में आया. उसके बाद जो थर्ड टाइप है इसमें वो है लोडिंग इफेक्ट. ये लोडिंग इफेक्ट क्या होता है, कॉज डिस्टॉर्शन इन दी ओरिजिनल सिग्नल. अगर लोडिंग इफेक्ट हो गया इंस्ट्रूमेंट में तो आपके ओरिजिनल सिग्नल में क्या होता है, वहां पे डिस्टॉर्शन होता है, ठीक है, समझ में आया. तो ये 3 टाइप्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स के. क्या क्या बोले मैंने टाइप्स. फर्स्ट टाइप है इनहेरेंट शॉर्टकमिंग्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, दूसरा टाइप है इम्प्रॉपर यूज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एंड थर्ड टाइप है आपका लोडिंग इफेक्ट. देन सेकंड टाइप है सिस्टमेटिक एरर का एनवायरमेंटल एरर. अभी उसके नाम में ही दिया गया है, देखो एनवायरमेंटल एरर. एनवायरमेंट मीन्स अपने को मालूम है, ठीक है. सो इट इज ड्यू टू द कंडीशंस एक्सटर्नल टू द मेजरिंग डिवाइस. जो भी मेजरिंग डिवाइस रहेगा उसके जो बाजू में एक्सटर्नल में जो भी कंडीशंस रहेंगे वो कंडीशंस क्या क्या रहेंगे अपने, इंक्लूडिंग कंडीशंस इन द एरिया सराउंडिंग द इंस्ट्रूमेंट सच एज द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर. अगर सपोज अपने इंस्ट्रूमेंट के सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर अगर सपोज चेंज हो गया, अपना ह्यूमिडिटी चेंज हो गया, बैरोमेट्रिक प्रेशर अगर चेंज हो गया, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स अगर चेंज हो गए तो वहां पे एरर होने के चांसेस होते हैं. तो ये एनवायरमेंटल एरर क्यों होते हैं कि एनवायरमेंटल जो भी कंडीशंस है अपने वो अगर चेंज हो गए तो वहां पे जो एरर होता है उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल एरर. क्लियर है. तो एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या है अपने इंस्ट्रूमेंट के सराउंडिंग में. एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या क्या है, द इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, बैरोमेट्रिक प्रेशर है, और मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स है, ठीक है. एनवायरमेंटल एरर समजले सगळ्यांना. हे कशामुळे होतात, इट इज ड्यू टू दी कंडिशन्स एक्सटर्नल टू दी मेजरिंग डिव्हाइस. हे अशा कंडिशन्स मुळे होतात ज्या मेजरिंग डिव्हाइसच्या एक्सटर्नल मध्ये कंडिशन्स असतात. त्यामध्ये कुठल्या कंडिशन्स आहेत, आपल्या एरिया सराउंडिंग द इन्स्ट्रुमेंट, सराउंडिंग एरिया जो आहे इन्स्ट्रुमेंटच्या त्याच्या एक्सटर्नल मध्ये कुठल्या कंडिशन्स आहेत एन्व्हायरमेंटच्या. पहिली कंडिशन आहे इफेक्ट ऑफ चेंजिंग टेम्परेचर, दुसरी आहे ह्युमिडिटी, तिसरी आहे बॅरोमेट्रिक प्रेशर, चौथी आहे मॅग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड्स. या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स मुळे जे एरर होतात त्याला आपण म्हणतो एन्व्हायरमेंटल एरर. सिंपल एरर हा आहे, ठीक आहे. त्यामधलं थर्ड टाइप आहे सिस्टमॅटिक एररचा थर्ड टाइप आहे ऑब्झर्वेशनल एरर, ठीक आहे. आता त्याच्या नावातच तुम्हाला त्याचा मिनिंग समजेल. जसा मी एन्व्हायरमेंटलचा सांगितलं तुम्हाला मिनिंग, तसं ऑब्झर्वेशनल एरर, ठीक आहे. सो ऍज त्याच्यामध्ये काय दिलं पहा, ऍज पॉइंटर ऑफ एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट्स रेस्ट स्लाइटली अबाव द सरफेस ऑफ अ स्केल इट कॉजेस पॅरलॅक्स एरर, ठीक आहे. आपल्याला माहिती आहे विद्यार्थी मित्रांनो, एनालॉग मेजरिंग इंस्ट्रुमेंट मध्ये जो पॉइंटर असतो आपला, तो पॉइंटर हा स्केलच्या सरफेसच्या वरती आपण स्लाइटली रेस्ट केलेला असतो. तुम्ही जर अॅमीटर, व्होल्टमीटर, वॅटमीटर जर पाहिले असतील लॅब मधले अॅनालॉग टाईपचे, तर तुम्हाला लक्षात येईल विद्यार्थी मित्रांनो की त्यामधला जो अॅनालॉग मेजरिंग इन्स्ट्रुमेंटचा जो पॉइंटर आहे तो स्केलचा जो सरफेस आहे त्याच्या वरती स्लाइटली रेस्ट केलेला असतो, आणि त्यामुळं तिथं जो एरर होतो दॅट इज कॉल्ड एज पॅरलॅक्स एरर. ऑब्झर्वेशन मुळे होतो हा एरर, पॅरलॅक्स एरर. आणि इनकरेक्ट मल्टिप्लाइंग फॅक्टर, सपोज आपल्याला वॅट मीटर कनेक्ट केलेले सर्किट मध्ये आणि त्यामधलं जर आपल्याला मल्टिप्लाइंग फॅक्टर जर कॅल्क्युलेट करता आलं नाही तरी सुद्धा तिथं ऑब्झर्वेशनल एरर होऊ शकतो. म्हणून हा इथं मेन्शन केलेला आहे इनकरेक्ट मल्टिप्लाइंग फॅक्टर. समजला. तर हे 3 सिस्टमॅटिक एररचे टाइप्स आहेत. क्लिअर आहे. फर्स्ट टाइप मी सांगितलं त्यामधला इन्स्ट्रुमेंटल एरर, सेकंड टाइप सांगितला मी
एन्व्हायरमेंटल एरर, तिसरा टाईप मी सांगितला ऑब्झर्वेशनल एरर, आणि यामधला सगळ्यात शेवटचा एरर आहे आपला रॅन्डम एरर. ठीक आहे. आपले 3 एररचे मेन टाइप्स आहेत पहा. स्टॅटिक एरर, ग्रॉस एरर, 4 टाइप्स आहेत आपले, सॉरी. पहिला आहे स्टॅटिक एरर, ग्रॉस एरर, सिस्टमॅटिक एरर आणि रॅन्डम एरर. ठीक आहे. सिस्टमॅटिक एररचे परत हे 3 टाइप्स आहेत, इन्स्ट्रुमेंटल एरर, एन्व्हायरमेंटल एरर अँड ऑब्झर्वेशनल एरर. तर शेवटचा टाइप, चौथा टाइप आहे एररचा रैंडम एरर. ठीक है. रैंडम एरर म्हणजे काय कि ये एरर क्या होता है, रैंडम एरर द कॉज ऑफ सच एरर इज अननोन. इसका जो कॉज होता है ये एरर का अननोन होता है और नॉट डिटर्मिनेबल इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ मेकिंग मेजरमेंट्स. क्योंकि ये नॉट डिटर्मिनेबल भी होता है ऑर्डिनरी प्रोसेस में, जब हम मेजरमेंट लेते हैं तब ये नॉट डिटर्मिनेबल है ऑर्डिनरी प्रोसेस में, या फिर इसका जो कॉज होता है वो अननोन होता है, मालूम नहीं होता है ये एरर किसकी वजह से हो गया है. ठीक है. तो उसको बोलते हैं रैंडम एरर. ठीक है. हमें इसका कॉज मालूम नहीं होता है. ठीक है. तो उसकी वजह से उसको नाम दिया गया है रैंडम एरर्स. सो सच एरर्स आर नॉर्मली स्मॉल एंड फॉलोज द लॉज ऑफ चांस. ये एरर्स नॉर्मली स्मॉल होते हैं एंड फॉलोज द लॉज ऑफ चांस. ठीक है. अभी इसके सोर्सेस क्या क्या होते हैं, एरर्स कौन कौन से सोर्सेस की वजह से हो सकते हैं. ठीक है. ये सोर्सेस आपको यहाँ पे दिए गए हैं. पहला है उसमें का इनसफिशिएंट नॉलेज ऑफ प्रोसेस पैरामीटर्स एंड डिजाइन कंडीशंस. अगर आपको इनसफिशिएंट नॉलेज है प्रोसेस पैरामीटर्स का एंड डिजाइन कंडीशंस का, तो वहां पे एरर हो सकता है. ये एक सोर्स है आपका. पुअर डिजाइन है सपोज इंस्ट्रूमेंट की आपकी, तो भी एरर हो सकता है. देन अगर हमने इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस अगर पुअरली किया है तो भी वहां पे एरर हो सकता है. ये भी सोर्स है एक एरर का. देन एरर कॉज्ड बाय पीपल हु ऑपरेट इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट. जो भी पीपल ऑपरेट कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट को या फिर उस इक्विपमेंट को, उनकी वजह से भी वहां पे एरर हो सकता है. ठीक है. ये आपका चौथा सोर्स है एरर का. पांचवा सोर्स है यहाँ पे सर्टेन डिजाइन लिमिटेशंस. डिजाइन लिमिटेशंस की वजह से भी वहां पे एरर हो सकता है. ये भी एक सोर्स है आपका. एंड लास्ट सोर्स है एरर का चेंज इन प्रोसेस पैरामीटर्स और इरेगुलरिटीज एक्सेट्रा. अगर प्रोसेस पैरामीटर में चेंज हो गया या फिर इरेगुलरिटीज आ गई तो भी वहां पे एरर हो सकता है. उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ, उसको बोलते हैं ऐसे जो भी सोर्सेस हैं एरर के, ये आपके सोर्सेस है. ये सोर्सेस की वजह से आपके इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकते हैं. ठीक है. तो समझ में आए सारे एरर के टाइप्स. ठीक है. फिर से एक बार मैं बता देता हूं आपको. एरर की हमने डेफिनेशन देखी. टाइप्स ऑफ एरर के 4 टाइप्स है मेन. एक होता है, पहला कौन सा होता है, स्टैटिक एरर. दूसरा होता है ग्रॉस एरर. सिस्टमेटिक एरर के 3 टाइप्स है, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर एंड ऑब्जर्वेशनल एरर. और उसमें का चौथा मेन टाइप है रैंडम एरर. और ये हमने सोर्सेस देखे. ठीक है. नाउ we'll see the essentials of indicating instrument. Different types of torques हमें देखना है यहाँ पे. Different types of torques in a measuring instrument. ऐसा ही बोल सकते हो आप. इस पॉइंट को टाइटल दे सकते हो आप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्क्स इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो इसमें 3 टाइप्स के टॉर्क होते हैं. एक होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क. ठीक है. सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. उसकी डेफिनेशन दिया है यहाँ पे. डिफ्लेक्टिंग मीनिंग मालूम है आपको. डिफ्लेक्टिंग यानी आपके पास सपोज एक पॉइंटर है और उसके एक स्केल है. स्केल के ऊपर पॉइंटर रेस्ट किया होता है अपना. अब अगर आपने एमीटर, वोल्टमीटर या फिर वैटमीटर देखा होगा तो उसमें समझ में आएगा आपको कि एक कैलिब्रेटेड स्केल होता है और उसके ऊपर आपका पॉइंटर रेस्ट किया होता है. तो आपका पॉइंटर मालूम है आपको डिफ्लेक्ट होता है. ठीक है. अगर आपका फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल आप ले सकते हो, गाड़ी का स्पीडोमीटर है सपोज आपका, एनालॉग टाइप का. तो गाड़ी के स्पीडोमीटर में आपको एक पॉइंटर दिखेगा. ठीक है. और उसके नीचे आपको एक स्केल दिखेगी. तो आप जैसे ही एक्सेलरेटर जो गाड़ी का है वो एक्सेलरेटर अगर बढ़ाते हो आप तो क्या हो जाएगा, आपका
स्पीड बढ़ जाएगा गाड़ी में, और स्पीड बढ़ने की वजह से आपका पॉइंटर 0 से डिफ्लेक्ट होते रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे आपका पॉइंटर भी क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये जो डिफ्लेक्टिंग है उसको ही बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो टॉर्क तो मालूम नहीं होगा आपको। टॉर्क का डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन होता है टॉर्क का कि टॉर्क इज अ फोर्स विच टेंड्स टू कॉज रोटेशन। टॉर्क एक ऐसा फोर्स होता है जिस फोर्स की वजह से वहां पे रोटेशन क्रिएट होता है, उस फोर्स को बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, तो हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की पहले डेफिनेशन देखेंगे। क्या दिया है डेफिनेशन, देखो यहाँ पे, इट इज द टॉर्क विच डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर ऑन अ कैलिब्रेटेड स्केल। ठीक है, इट इज द टॉर्क विच डिफ्लेक्ट्स द पॉइंटर ऑन अ कैलिब्रेटेड स्केल। एक कैलिब्रेटेड स्केल के ऊपर जो पॉइंटर होता है उसको डिफ्लेक्ट करने का काम ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करता है। ठीक है, जे कॅलिब्रेटेड स्केल असते त्या कॅलिब्रेटेड स्केलवरचा जो पॉइंटर असतो त्याला डिफ्लेक्ट करण्याचं काम हा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करतो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी पासिंग थ्रू द इन्स्ट्रुमेंट। म्हणजे जी काही इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी त्या इन्स्ट्रुमेंट मधून पास होतीये त्याच्यानुसार त्या कॅलिब्रेटेड स्केलवरती पॉइंटरला डिफ्लेक्ट करण्याचं काम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क करतो। Now the deflecting torque causes the moving system and hence the pointer attached to it to move from zero position to indicate on a graduated scale। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या टॉर्क की वजह से क्या होता है, अपना मूविंग सिस्टम यानी कि वहां का जो भी पॉइंटर अटैच रहेगा उसको वो मूव हो जाएगा उसके जीरो पोजीशन से टू इंडिकेट ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल। क्योंकि हमें वहां पे रीडिंग मिलनी चाहिए तो अपना पॉइंटर जो अटैच रहेगा मूविंग सिस्टम को वो जीरो पोजीशन से मूव हो जाएगा ऑन अ ग्रेजुएटेड स्केल पे एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। तो वहां पे अपने को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर करनी आएगी। जब तक पॉइंटर नहीं मूव होता है अपना तब तक हमें रीडिंग लेने नहीं आती है, तो इसकी वजह से अपने को पॉइंटर डिफ्लेक्ट होना जरूरी है और वो पॉइंटर डिफ्लेक्ट होने के लिए अपने को जो टॉर्क लगता है उसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इट इज डिनोटेड बाय टीडी, उसका सिंबल भी आपको ध्यान में रखना है, टीडी से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, बाद में दूसरा जो टाइप है इसमें का वो है कंट्रोलिंग टॉर्क। ठीक है, अभी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क देखा हमने, कंट्रोलिंग टॉर्क में भी उसका मीनिंग छिपा हुआ है। व्हाट इज कंट्रोलिंग टॉर्क? वी नो दैट इट इज द टॉर्क विच कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर ऑन अ पर्टिकुलर स्केल। ये एक टॉर्क है जो क्या करता है, पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करता है वो पर्टिकुलर स्केल के ऊपर। पर्टिकुलर स्केल के ऊपर अपने पॉइंटर की मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोलिंग टॉर्क करता है अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू इट। जैसे अपनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है वो इंस्ट्रूमेंट से, उसके हिसाब से अपने पॉइंटर जो है पर्टिकुलर स्केल के ऊपर का उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने का काम ये कंट्रोलिंग टॉर्क करता है। ठीक है, कंट्रोलिंग टॉर्क काय म्हणजे, कंट्रोलिंग टॉर्क म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, की कंट्रोलिंग टॉर्क हा एक असा टॉर्क आहे जो काय करतो, आपल्या पॉइंटर जो आहे पर्टिक्युलर स्केलवरचा त्याच्या मुवमेंटला कंट्रोल करतो। जसंही आपली क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होते त्या इन्स्ट्रुमेंट मध्ये त्याच्यानुसार आपल्या पॉइंटर जो आहे पर्टिक्युलर स्केलवरचा त्याची मुवमेंट कंट्रोल करण्याचं काम हा कंट्रोलिंग टॉर्क करतो। क्लिअर आहे? नाउ इफ द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वेअर ऍक्टिंग अलोन, जर आपला फक्त डिफ्लेक्टिंग टॉर्कच ऍक्ट झाला अलोन मध्ये, एकटाच जर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपला ऍक्ट झाला, then the pointer would continue to move indefinitely। ठीक है, म्हणजे पॉइंटर आपला काय होणार है, कंटिन्यू मूव होणार है इनडेफिनेटली। ठीक है, पॉइंटर क्या हो जाएगा अपना, कंटिन्यू मूव होते रहेगा इनडेफिनेटली। ठीक है, एंड वुड स्विंग ओवर अ मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजीशन, और आपका पॉइंटर क्या हो जाएगा, स्विंग होते रहेगा उसके मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट टू बी मेजर्ड। जो भी आपका मैग्नीट्यूड रहेगा करंट का या फिर वोल्टेज का या फिर पावर का जो हम मेजर कर रहे हैं उसके ऊपर नहीं डिपेंड रहेगा उसका मूवमेंट, तो वो स्विंग होते रहेगा उसके मैक्सिमम डिफ्लेक्टेड पोजीशन पे। तो वो उसको कंट्रोल करने के लिए, वो पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए में जो टॉर्क लगता है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। समझ में आया?
यानी सिंपल ध्यान में रखो, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है कि जब अपना पॉइंटर डिफ्लेक्ट होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, तो डिफ्लेक्ट कहां से होगा, वो जीरो पोजीशन से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, अभी पॉइंटर डिफ्लेक्ट तो हो गया, लेकिन वो उसको कहीं कहीं पे तो रोकना है, अपने को कंट्रोल करना है उसकी मूवमेंट को। तो वो मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें जो टॉर्क लगता है, ठीक है, वो पॉइंटर को एक स्पेसिफिक रीडिंग पे कंट्रोल करने के लिए अपने को जो टॉर्क लगता है उसको बोलते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। समझ में आया? ये सिंपल डेफिनेशन है कंट्रोलिंग टॉर्क। क्लियर है सबको? कुछ डाउट इसमें? ठीक है, ओके, विल स्टॉप हियर। जो थर्ड टाइप का टॉर्क है, डैम्पिंग टॉर्क, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Again we will meet in the next lecture. Okay, thank you.